हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द बैलेंस स्कोर कार्ड। परफॉर्मेंस मेजरमेंट में बैलेंस स्कोर कार्ड की टेक्निक यूज़ होती है कि हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स को सामने रखते हैं। यानी किसी एक एस्पेक्ट को सामने नहीं रखते बल्कि मल्टीपल एस्पेक्ट्स को हम अपने सामने रखते हैं ताकि हमारे सामने एक वाइडर पिक्चर आ जाए और एक बेहतर पिक्चर आ जाए और हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चल जाए कि परफॉर्मेंस कैसी है ऑर्गेनाइजेशन की। अच्छा, इसमें हम 4 इंडिकेटर या 4 परफॉर्मेंस मेजरमेंट को मिक्स करते हैं और उनकी बेस पे हम ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा है कि टू गेट एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल बिजनेस शुड यूज़ the combination of financial and non-financial measures. One of the major development in performance measurement technique that has been widely adopted is the balance scorecard. यानी पहली बात तो उसने की कि बैलेंस स्कोर कार्ड में हम फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मेजर्स को कंबाइन यूज़ करके एक ओवरऑल पिक्चर देखते हैं। अब वो 4 पर्सपेक्टिव जिनको हम बैलेंस स्कोर कार्ड में यूज़ करते हैं वो क्या है? The framework looks at the strategy and performance of an organization from 4 points of view, known at the model as 4 perspectives. एक तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है जिसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ आ जाएंगी, आपकी लिक्विडिटी रेशोज़ आ जाएंगी, आपकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करती हैं और बिज़नेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करती हैं। फिर हमने सिर्फ ये नहीं देखना कि कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है या नहीं कर रही, या कंपनी रिटर्न ऑन कैपिटल अच्छा अर्न कर रही है या नहीं अर्न कर रही, या कंपनी का जो एसेट टर्नओवर है वो अच्छा है या नहीं है। ये तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, ये भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन सिर्फ ये अच्छा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ इस पे फोकस करेंगे तो ये तो पॉसिबल है कि इस साल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, अगले साल आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाए। इसके लिए ये देखना पड़ेगा कि अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है तो ये सस्टेन भी रहे, ये आगे भी कंटिन्यूड रहे। उसके लिए हमें कुछ और पर्सपेक्टिव्स को भी इसके साथ शामिल करना पड़ता है, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट इसके साथ रिलेटेड है वो है कस्टमर पर्सपेक्टिव। कस्टमर ने इस साल आपसे बहुत अच्छी ख़रीदारी की, आपको अच्छा रेवेन्यू अर्न हुआ, अच्छा प्रॉफिट अर्न हुआ, लेकिन वो कस्टमर रिपीट होगा या उसकी बेस पे कोई नया कस्टमर आएगा या नहीं आएगा, इसके लिए ज़रूरी है कि हम कस्टमर पर्सपेक्टिव को कंसिडर करें। कस्टमर पर्सपेक्टिव में क्या चीज़ें आती हैं? एक तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, सबसे इम्पॉर्टेंट। कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड है आपकी प्रोडक्ट या सर्विस से या नहीं है। अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो वो आपके पास दोबारा आएगा, यानी रिपीट कस्टमर होगा, और वो किसी दूसरे कस्टमर को भी आपकी तरफ रेफ़र करेगा। तो इससे जो आपकी अच्छी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थी वो आगे वाले सालों में भी जारी रहेगी। तो सेकंड लेवल पे जो हम चीज़ जिसको देखेंगे वो कस्टमर पर्सपेक्टिव है। थर्ड जो चीज़ है वो है इंटरनल और प्रोसेस एफिशिएंसी, यानी आपका जो एक पूरा प्रोडक्शन सिस्टम है और उसके बाद इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, यानी जिस तरह आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, आपकी मैनेजमेंट है और आपके वर्कर्स हैं और आपके एसेट्स हैं और काम करने की जितनी भी टेक्निक्स हैं, ये सारी चीज़ें इंटरनल एफिशिएंसी और इंटरनल या प्रोसेस एफिशिएंसी में आ जाती हैं। अगर आप ओल्ड टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी टेक्निक्स एफिशिएंट नहीं होंगी, तो आपको अपनी प्रोडक्शन टेक्निक या अपनी ऑफिस मैनेजमेंट टेक्निक्स या जितने भी ऑफिस के सेटअप्स हैं उनको चलाने की जो टेक्निक्स हैं वो अप टू डेट करनी पड़ेंगी। और फोर्थ है लर्निंग एंड ग्रोथ। इसके ऊपर भी कॉन्टीन्यूस फोकस आपका होना चाहिए कि आप परफॉर्मेंस को फ्यूचर ईयर्स में भी अगर अच्छा ही रखना चाहते हैं तो आपको लर्निंग और ग्रोथ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आप कस्टमर की नीड्स के बारे में लर्न करेंगे, वो कस्टमर पर्सपेक्टिव में भी वो चीज़ कवर हो जाएगी, और क्या इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं टेक्नोलॉजी में उसको भी लर्न करेंगे, नॉलेज जो इम्प्रूव हो रहा है डे बाय डे उसको भी लर्न करेंगे, और अपने स्टाफ में भी वो लर्निंग ट्रांसफ़र करेंगे ट्रेनिंग के थ्रू, और ग्रोथ भी होगी आपकी। ग्रो करना भी ज़रूरी है, इंक्रीजिंग कस्टमर डिमांड्स को या उसको फुलफ़िल करने के लिए ग्रोथ भी बहुत ज़रूरी है। अब इसका एक उसने डायग्राम बना दी है
कि आपका एक मिडल में तो आ गया ना कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, विजन और स्ट्रैटेजी। इस मिशन, विजन, स्ट्रैटेजी को अचीव करने के लिए वो चारों पर्सपेक्टिव के ऊपर फोकस करेगा और चारों पर्सपेक्टिव से रिलेटेड परफॉर्मेंस को बेहतर करेगा, तो ऑटोमेटिकली ये जो उसका सेंटर टारगेट है, मिशन, विजन, स्ट्रैटेजी, ये उसका अचीव हो जाएगा। जैसे उसने बैलेंस को ऊपर सबसे दिया कस्टमर। कस्टमर के बारे में कहता है कि हाउ डू कस्टमर सी अस, कस्टमर का हमारे बारे में क्या ख्याल है, क्या वो हमसे एक दफ़ा प्रोडक्ट ख़रीद के तो सेटिस्फाई है या डिससेटिस्फाइड है, क्या वो हमारी प्रोडक्ट के बारे में दूसरे कस्टमर्स को बताएगा या नहीं बताएगा, ये उसकी सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड करता है। या कस्टमर को जो हमने आफ्टर सेल सर्विसेज दी हैं उनके बारे में कस्टमर का क्या ओपिनियन है, तो ये कस्टमर पर्सपेक्टिव है। दूसरा है इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, व्हाट मस्ट वी एक्सेल एट, मतलब हमें किन चीज़ों में अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। जैसे हमारे पास लेबर ओल्ड है, ट्रेंड नहीं है, स्टाफ हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली हमें या तो उसी स्टाफ को ट्रेन करना पड़ेगा या फिर हमें नया स्टाफ हायर करना पड़ेगा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ भी कर सके और उसके अकॉर्डिंगली एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सके। या आपके पास मशीनरी ओल्ड है, तो इसका मतलब है कि आप अपने कॉम्पिटिटर के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकेंगे, तो आपको अपनी मशीनरी को अपडेट करना पड़ेगा। या अगर आप मैनुअल सिस्टम चला रहे हैं, कंप्यूटर नहीं है, लेजर्स बना रहे हैं आप मैनुअल रजिस्टर्स पे, तो डेफिनेटली आजकल के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में ज़रूरत है कि आपके सारे अकाउंट्स ऑनलाइन हों, तो उसको आप अपडेट करेंगे, तो ये सारा इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस में आ जाता है। थर्ड फिर लर्निंग एंड ग्रोथ है। लर्निंग एंड ग्रोथ में कहता है डू वी कंटिन्यू टू इम्प्रूव एंड क्रिएट वैल्यू, यानी हमारी जो प्रोडक्ट है वो सोसाइटी में कोई वैल्यू ऐड कर रही है, हमारी प्रोडक्ट की वजह से सोसाइटी को कोई बेनिफिट हो रहा है या सोसाइटी की कोई नीड पूरी हो रही है। अगर नहीं हो रही तो हमें इसमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, कोई ऐसी प्रोडक्ट लेके आनी पड़ेगी या सर्विस जिससे सोसाइटी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट हो। और फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है डू वी गेट बेस्ट डील्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ये तो जनरल चीज़ है, हमें पता है कि फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव क्या होता है। आगे वो सब चीज़ों को अलग अलग बता रहे हैं। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, दिस फोकसेस ऑन सेटिस्फाइंग शेयर होल्डर वैल्यू। शेयर होल्डर वैल्यू को हम किसी और लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, यहाँ पे भी उसकी समरी डिस्कस कर लेते हैं कि शेयर होल्डर वैल्यू का मतलब सादा अल्फाज में ये है कि जो भी आपके पोटेंशियल शेयर होल्डर्स हैं या जिनके पास बल्कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उनकी वैल्यू में आपने इंक्रीज़ लेके आना है। वो इसी तरह मुमकिन होगा कि आपकी कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करेगी, रिटर्न ऑन कैपिटल अच्छा होगा, तो आपकी कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो शेयर की प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की वर्थ या वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके लिए कहता है कि जो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव को मेजर करने के लिए जो हम परफॉर्मेंस मेजर यूज़ करते हैं वो यहाँ दोनों लिख दी है उसने, मेन जो है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। ये आप फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव की जो फार्मूलाज हैं वो आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाले लेक्चर में वो फार्मूलाज डिटेल से डिस्कस हुए हैं। कस्टमर पर्सपेक्टिव क्या है कि दिस इज़ एन अटेम्प्ट टू मेजर द कस्टमर व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि कस्टमर हमारे बारे में क्या सोचता है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि कस्टमर हमसे सेटिस्फाई है या नहीं है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद टाइमलीनेस, एक तो ये चीज़ हो गई ना कि कस्टमर को आप उसकी ऑर्डर की हुई प्रोडक्ट टाइमली उस तक पहुंचाते हैं या नहीं पहुंचाते। ये एक बिज़नेस का बड़ा अहम उसूल है कि कस्टमर को जितना आप डिले करके ट्रीट करेंगे, कस्टमर आपका लूज़ होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। कस्टमर को जितना जल्दी आप एंटरटेन करेंगे, कस्टमर की डिमांड को फुलफ़िल करेंगे, उतना आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा और वो रिपीट होने के चांसेस भी हैं। अगर आप एक दफ़ा कस्टमर को अच्छा ट्रीट नहीं करेंगे, उसको बहुत देर से प्रोडक्ट उसकी पहुंचाएंगे, टाइम उसका वेस्ट होगा, वो दोबारा भी आपके पास कभी नहीं आएगा। और सेकंड चीज़ जो कस्टमर पर्सपेक्टिव में, कस्टमर लॉयल्टी। ऑटोमेटिकली कस्टमर जब सेटिस्फाई होगा वो दोबारा आपसे चीज़ ख़रीदेगा, तो ये लॉयल्टी में आता है कि अगर आपका कस्टमर बार बार आपसे चीज़ ख़रीद रहा है तो आपका कस्टमर लॉयल है। वो इसी सूरत में होगा कि जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कस्टमर रिपीट हो रहा है तो वो कस्टमर सेटिस्फाइड है, और अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका ओपिनियन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पॉजिटिव है। फिर इंटरनल पर्सपेक्टिव यानी प्रोसेस एफिशिएंसी, वो हम कैसे
इंक्रीज़ करेंगे। एफिशिएंसी का मतलब है कि आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो और क्वालिटी इम्प्रूव हो, यानी जितनी भी आपकी करंट कॉस्ट है आप इसको रिड्यूस करने की कोशिश करें, यानी रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करें। रिसोर्स एफिशिएंटली यूज़ कैसे होता है कि आपकी टेक्नोलॉजी अप टू डेट हो तो वेस्टेज कम हो जाती है, उससे रिसोर्स की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। लेबर का आइडल टाइम ना हो तो लेबर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। लेबर ट्रेंड हो तो लेबर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। मटेरियल अच्छी क्वालिटी का होगा तो उसमें वेस्टेज कम हो जाएगी। तो ये जब एफिशिएंसी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी यूनिट कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। टारगेट इसमें आपका यही है कि आपने यूनिट कॉस्ट को रिड्यूस करना है। और क्वालिटी मेजरमेंट का मतलब ये है कि यूनिट कॉस्ट अगर आप रिड्यूस कर रहे हैं तो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ये नहीं कि आप सस्ता मटेरियल ख़रीद लें, सस्ती लेबर लगा लें और वो जो आउटपुट प्रोड्यूस करे उसकी क्वालिटी से कस्टमर सेटिस्फाई ना हो। तो ये ऑटोमेटिकली लिंक्ड है कि अगर इंटरनल पर्सपेक्टिव आपका ठीक होगा, ये कस्टमर पर्सपेक्टिव को भी साथ ही देखेगा कि ये नहीं कि आपने यूनिट कॉस्ट डिक्रीज़ कर ली जिससे क्वालिटी भी डाउन हो गई। क्वालिटी डाउन होगी ऑटोमेटिकली कस्टमर डिससेटिस्फाई होगा, लॉयल्टी ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्सपेक्टिव दूसरे पर्सपेक्टिव को अफेक्ट करता है। जैसे कस्टमर पर्सपेक्टिव अगर आपका ख़राब होगा तो आपका फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में भी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। और फोर्थ है लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। दिस फोकसेस ऑन द नीड फॉर continual improvement of existing product and techniques of and developing new ones to meet customer changing needs. लर्निंग और डेवलपमेंट में जैसे अभी मैंने ऊपर बता दिया है कि इसका मतलब ये होता है कि कस्टमर की चेंजिंग नीड को आप टाइमली एड्रेस करें और उसके मुताबिक अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करें या इनोवेशन लेके आएँ। अप टू डेट होंगे तो कस्टमर आपसे सेटिस्फाई होगा और वो रिपीट भी होगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाएगी। इसकी बड़ी फेमस एग्जांपल है नोकिया मोबाइल कि नोकिया किसी ज़माने में मार्केट लीडर था, जाइंट था और उसको कोई भी दूसरी कंपनी कॉम्पीट नहीं कर सकती थी। लेकिन जब टच मोबाइल का टाइम आया तो एंड्रॉयड आ गया, गूगल ने लॉन्च किया एंड्रॉयड, तो बहुत सारी कंपनीज़ ने फ़ौरन से एंड्रॉयड को अडॉप्ट कर लिया। साथ में एप्पल आ गया तो एप्पल ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिया। तो एप्पल तो एक यूनिक चीज़ थी तो उसकी मार्केट तो ठीक है, वो अलग है अपनी जगह। लेकिन जब नोकिया ने एंड्रॉयड को लेने से रिफ्यूज़ कर दिया और उन्होंने बोला कि हम अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करेंगे, सिम्बियन सिस्टम ही चलाएंगे, तो कस्टमर की नीड क्योंकि चेंज हो चुकी थी और उन्होंने एंड्रॉयड को पसंद करना शुरू किया, जिसकी वजह से नोकिया आहिस्ता 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 मार्केट से आउट हो गया और बाकी मोबाइल मार्केट लीडर बन गए। जैसे एंड्रॉयड फ़ोन में सैमसंग और हुआवे और ये ब्रांड्स जो है ये मार्केट लीडर है। नोकिया ने अब एंड्रॉयड अडॉप्ट कर लिया है लेकिन अब उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उनको, वो कभी भी टॉप पे नहीं आ सकते क्योंकि जो कॉम्पेटिटर हैं वो इतना आगे निकल चुके हैं कि उनको कॉम्पीट करना पॉसिबल नहीं रहा। तो इसमें वो कहता है कि मेजर वुड इंक्लूड द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू एट्रीब्यूटेबल टू न्यू प्रोडक्ट, यानी अगर आपका एक सर्टन परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू नई प्रोडक्ट से आ रहा है, यानी नई प्रोडक्ट डेवलप करके आप बेच रहे हैं और उससे भी आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो इट मीन्स कि आपकी लर्निंग और ग्रोथ हो रही है। और अगर आपकी नई प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही या नहीं आप बना ही नहीं रहे तो इसका मतलब है लर्निंग और ग्रोथ नहीं हो रही। फिर आने वाले वक्तों में आप कस्टमर की डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर सकेंगे क्योंकि कस्टमर की डिमांड चेंज हो रही है रेगुलर बेसिस पे। तो जब आप उसकी डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर सकेंगे तो अगेन कस्टमर पर्सपेक्टिव अफेक्ट होगा, इससे आपका फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव अफेक्ट होगा। तो ये इंटरलिंक्ड है चीज़ें। इसलिए वो कहता है कि जब भी आप परफॉर्मेंस मेजर करें तो बैलेंस स्कोर कार्ड टेक्निक ये है कि आप सिर्फ एक एरिया को फोकस ना करें बल्कि इन 4 एरियाज़ को फोकस में रखें हमेशा। और इन जब भी किसी एक सेक्शन में आप कोई डिसीजन लेंगे तो उसका दूसरे सेक्शन में या दूसरे पर्सपेक्टिव पे क्या इफ़ेक्ट आएगा इसको भी आपने कंसिडर करना है। उसकी फिर एक पूरी डिटेल दी है उसने इलस्ट्रेशन से कि फॉर ईच पर्सपेक्टिव ऑफ द बैलेंस स्कोर कार्ड सजेस्ट एंड एक्सप्लेन वन परफॉर्मेंस मेजर दैट। ये इसी तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि कस्टमर पर्सपेक्टिव में परफॉर्मेंस मेजर क्या है, हमने अभी ऊपर पढ़ा भी है। परसेंटेज ऑफ सर्विस अराइविंग ऑन टाइम, तो रीज़न फॉर मॉनिटरिंग ऑन टाइम सर्विस इज़ इम्पॉर्टेंट टू द कस्टमर। कहता है कि आप अगर देखना चाहते हैं कि कस्टमर आपसे सेटिस्फाई है तो ये चीज़ देख लें कि क्या कस्टमर को सर्विसेज टाइमली मिल रही हैं।
इसका फ़ायदा क्या होगा कि ऑन टाइम सर्विसेज हमेशा कस्टमर के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं और वो ऐसे सेलर को पसंद करता है जो उसको टाइमली प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करे। फिर इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव में कहता है परफॉर्मेंस मेजर क्या हो सकती है, परसेंटेज ऑफ टाइम फॉर विच व्हीकल्स आर अनअवेलेबल ड्यू टू ब्रेक डाउन मेंटेनेंस एट्सेट्रा। कहता है कि अगर आपकी मशीनें बंद पड़ी हुई हैं, ख़राब पड़ी हुई हैं और उसकी वजह से लेबर का टाइम ज़ाया हो रहा है, लेबर तनख्वाह तो ले रही है, प्रोडक्शन नहीं कर रही, इट मीन्स कि आपका इंटरनल पर्सपेक्टिव वीक है। लेकिन अगर आपका परसेंटेज ऑफ व्हीकल रिपेयर और मशीन रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह बहुत थोड़ा है, कुछ ना कुछ तो होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव में इम्प्रूवमेंट है। और मैक्सिमम व्हीकल अवेलेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अचीविंग सर्विस टारगेट। लर्निंग एंड ग्रोथ में ट्रेनिंग डेज पर एम्प्लॉई, लर्निंग इसी तरह होती है कि आप लेबर को ट्रेन करते हैं, और नीड टू कीप एम्प्लॉयज़ अपडेटेड विद सेफ्टी रेगुलेशन, फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी प्रोसीजर्स। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है लेबर को ट्रेन करना, वरना लेबर अपने तौर पे ख़ुद से केयर नहीं करती। स्टील मिल में अगर कोई लेबर काम कर रही है और वहाँ पे लोहा पिघलाया जा रहा है, तो वहाँ पे उनके जो सेफ्टी सूट्स हैं और सारी चीज़ें, इनके बारे में उनको इन्फॉर्म करना और ट्रेन करना ये HR डिपार्टमेंट का काम है। अगर HR डिपार्टमेंट उनको ट्रेन नहीं करता तो लोग तो लापरवाह होते हैं और उसकी वजह से नुकसान हो सकता है। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में हमें पता है प्रॉफिट पर मंथ क्या है, और उससे हमारा बजटरी टारगेट के साथ कंपेयर कर लेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस पता चल जाएगी। अदर परफॉर्मेंस मेजर फॉर ईच पर्सपेक्टिव वुड बी इक्वली एक्सेप्ट, यानी इसमें कोई भी और मेजर्स लिखे जा सकते हैं। अच्छा, अब ये एक और तो उसने टैसिट अंडरस्टैंडिंग दी है, इसको समझ लें। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस उसने दे दिए, रेवेन्यू भी दिया है, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया, टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और डिविडेंड, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, टोटल एसेट करंट लेस करंट लाइबिलिटीज़, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है 2.4 मिलियन, ये आपका प्रॉफिट फॉर द पीरियड है। तो कहता है कि आप एन एनालिसिस ये है कि रेवेन्यू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में से रेवेन्यू इतना था और न्यू प्रोडक्ट में आपका इतना है। इसी तरह सेल टू एग्जिस्टिंग कस्टमर इतनी है, न्यू कस्टमर को भी दी हुई है उसने। इंक्लूडिंग इन द कॉस्ट स्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी आप पैसा लगा रहे हैं, ट्रेनिंग पे भी लगा रहे हैं, कस्टमर सपोर्ट कॉस्ट भी आप लगा रहे हैं और क्वालिटी एश्योरेंस भी लगा रहे हैं। तो डेफिनेटली चारों पर्सपेक्टिव कवर हो रहे हैं। ये तो हो गया कस्टमर पर्सपेक्टिव, ये लर्निंग एंड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव है कि न्यू प्रोडक्ट आपकी अगर सेल हो रही है विच इज़ ऑलमोस्ट 30% ऑफ टोटल सेल्स, तो इसका मतलब है कि ये बड़ा अच्छा रेवेन्यू है। नई प्रोडक्ट भी आपकी टोटल सेल का, यानी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल का 30% आपकी न्यू प्रोडक्ट भी है, तो ये एक अच्छा मार्जिन है, आपकी लर्निंग और ग्रोथ हो रही है। सेल्स टू एग्जिस्टिंग कस्टमर और सेल्स टू न्यू कस्टमर, तो ये कस्टमर रिपीट भी हो रहा है और नया कस्टमर भी आ रहा है, इट मीन्स कि कस्टमर सेटिस्फाइड है, इसीलिए तो रिपीट हो रहा है और नया भी आ रहा है। नया आने की वजह भी यही होती है कि वो एग्जिस्टिंग कस्टमर नए कस्टमर को लेके आता है। फिर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अगर पैसा लगा रहे हैं तो ये भी लर्निंग एंड ग्रोथ में आता है, ट्रेनिंग पे लगा रहे हैं तो ये भी, कस्टमर सपोर्ट कॉस्ट भी आ रहा है और क्वालिटी एश्योरेंस भी आ रही है। बाकी दो चीज़ें यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए आ जाएगी, और जो आपका कस्टमर सपोर्ट का क्वालिटी एश्योरेंस है ये आपकी इंटरनल सिस्टम को परफॉर्मेंस में आ जाएगी। तो इसका भी आप आंसर देखेंगे तो आपको क्लियरली ये चीज़ समझ आ जाएगी। एडवांटेजेस क्या हैं? एक तो फोर पर्सपेक्टिव यूज़ करता है, ये एक एडवांटेज है कि एक ही लाइन पे नहीं सोच रहा परफॉर्मेंस मेजरमेंट की, बल्कि वो 4 एंगल्स पे सोच रहा है या 4 एंगल की कैलकुलेशन कर रहा है। लेस एबल टू डिस्टॉर्ट द परफॉर्मेंस मेजर, जाहिर बात है कि 4 चीज़ें आप परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं तो कोई बंदा मैनिपुलेट नहीं कर सकता। मतलब अगर एक बंदा कहता है कि जी हमारा कस्टमर पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा है, यानी कस्टमर हमसे सेटिस्फाइड है, तो मैनेजमेंट देखेगी कि अच्छा कस्टमर अगर सेटिस्फाइड था तो पिछले साल सेल अच्छी थी, इस साल अच्छी क्यों नहीं हुई। इससे उनको पता चल जाएगा कि इट मीन्स कि कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है। या अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी दिखा दी जाए मैनिपुलेट करके, तो दूसरे एंगल पे अगर ये देखा जाए कि जी कस्टमर तो सेटिस्फाइड ही नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा, कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी कैसे है? इसका मतलब है कि वो मैनिपुलेट हुई है फिगर। इसलिए इसका डिस्टॉर्ट करना डाटा को बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो पकड़ा जाएगा। हार्डर टू हाइड बैड परफॉर्मेंस, ये भी उसी तरह का है।
लॉन्ग टर्म रादर देन शॉर्ट टर्म। ये शॉर्ट टर्म गोल पे फोकस नहीं करता बल्कि लॉन्ग टर्म, क्योंकि चारों पर्सपेक्टिव को जब वो सामने रखेगा ना तो ऑटोमेटिकली वो उसका लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन हो रही है, वो एक लार्जर व्यू को देख रहा है। और फोकसेस ऑन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, उन पे फोकस करता है। और KPIs कैन बी चेंज एज द बिजनेस चेंजेस, ये डेफिनेटली चीज़ें चेंज हो सकती हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। डिसएडवांटेज क्या है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसमें लंबा काम है, सब्जेक्टिव है, यानी कोई ऑब्जेक्टिव बेस्ड नहीं है, सब्जेक्टिव है, बस जो भी नज़र आ रहा है हमें सामने चीज़ें उनको हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, यानी कि सिर्फ कैलकुलेशन है, इसकी बेस पे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं सेट हुआ हुआ। और कंपैरिजन विद अदर बिजनेस इज़ नॉट ईजी, ये क्योंकि इंटरनल अपनी ही कंपैरिजन है, दूसरे के ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं, दूसरे बिजनेस के KPIs अलग हैं, जैसे उसने बोला ना KPI कैन बी चेंज्ड एज द बिजनेस चेंजेस। तो कंपेयर दो बिजनेस को इसलिए नहीं कर सकते कि दोनों के अगर KPIs अलग हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो उनको वैसे भी कंपेयर करना फेवरेबल, यानी मतलब वो नहीं है, फेयर नहीं। आर्बिट्रेरी नेचर ऑफ अराइविंग एट द ओवरऑल इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, इसमें भी वो कहता है कि हम एक ओवरऑल पिक्चर फाइनल देख लेते हैं, तो उससे हमें परफॉर्मेंस अगर ओवरऑल अच्छी है तो हम किसी एक सेक्शन की परफॉर्मेंस अगर ख़राब भी हो तो इसको इग्नोर भी कर देते हैं। यानी कंपनी अगर कहती है कि भाई प्रॉफिट अगर कमा रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं भी है और हर साल हमारा प्रॉफिट अर्न हो रहा है, तो बस ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका। उनको आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। ये कुछ गोल्स उसने दिए हैं, पर्सपेक्टिव, कस्टमर पर्सपेक्टिव में गोल्स दे दिए, इंटरनल पर्सपेक्टिव में क्या गोल हो सकते हैं, इनोवेशन एंड लर्निंग में क्या गोल्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल में क्या गोल्स हो सकते हैं, और नीचे फिर उसका क्वेश्चन बना के दिया हुआ है और वो कहता है कि आप देखें कि क्या आपके ये गोल अचीव हुए या नहीं हुए। जैसे वो कहता है कि कस्टमर पर्सपेक्टिव में वो चाहता है कि इंक्रीज़ द नंबर ऑफ़ न्यू एंड रिटर्निंग कस्टमर। तो आपको 2008 में जो न्यू कस्टमर थे वो 4400 थे, 2002 में इतने हो गए, यानी इंक्रीज़ हो गए। और एग्जिस्टिंग कस्टमर 2008 में इतने थे और 2009 में भी उतने ही हैं। इसका मतलब है कि ये तो अचीव हो रहा है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर भी इंक्रीज़ हो रहे हैं और रिपीट कस्टमर भी, न्यू कस्टमर भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो वो आपको नज़र आ रहा है सामने। दूसरा उसका पर्सपेक्टिव था कि कस्टमर कंप्लेंट्स को कम करना है उसने, लेकिन अगर आप देखें तो कस्टमर कंप्लेंट पहले 464 थी, अब 840 हो गई हैं। अच्छा, एक बात इसमें याद रखनी है कि अगर नंबर ऑफ़ कस्टमर बढ़ेंगे तो कंप्लेंट्स भी बढ़ेंगी, ये तो एक नॉर्मल बात है। लेकिन आपने ये देखना है कि यहाँ पे कस्टमर, पहले टोटल कस्टमर था 11,600, अब कस्टमर टोटल हो गया 11,900, 12,000। तो पहले 11,600 में से आपकी कंप्लेंट्स थी 464, अब 12,000 में से 840 हुई हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, यानी कस्टमर डबल नहीं हुआ लेकिन कंप्लेंट्स ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं। तो ये नज़र आ रहा है हमें। अगर तो कस्टमर भी डबल हो गया होता टोटल और उसके साथ कंप्लेंट्स डबल हो गई होती, फिर कोई इतना इशू नहीं था। यहाँ पे फिर एक गोल उसने और दिया इंटरनल में, टू रिड्यूस द टाइम टेकन बिटवीन टेकिंग अ कस्टमर ऑर्डर एंड डिलीवरिंग द मील टू द कस्टमर। ये जो उसने ऑब्जेक्टिव दिया है कि ऑर्डर जब कस्टमर का आए तो हमने उसको जल्द से जल्द उसका मील डिलीवर करना है। तो पहले वो पिछले साल 4 मिनट लग रहे थे मील डिलीवर होने में और अब 13 मिनट लग रहे हैं। इससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन डाउन हो जाएगी। कस्टमर को जितना डिले करके आप ट्रीट करेंगे उतना उसकी सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव उसने क्या दिया है, टू रिड्यूस स्टाफ टर्नओवर। स्टाफ टर्नओवर क्या होता है कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ लीविंग द जॉब एंड नीड्स टू बी रिप्लेस्ड। तो स्टाफ टर्नओवर पहले 12% था, अब 40% है। इसका मतलब है आपका स्टाफ भी सेटिस्फाइड नहीं है, स्टाफ आपके ऑपरेशन से, आपके काम से, मैनेजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है। इस वजह से जो लोग बार बार जॉब्स छोड़ के जा रहे हैं और आपको उनकी जगह नए बंदे रखने पड़ रहे हैं। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि जो स्टाफ की ट्रेनिंग पे आपने टाइम लगाया, इंक्रीज़ द परसेंट ऑफ स्टाफ टाइम स्पेंट ऑन ट्रेनिंग। अब पहले 5% टाइम ट्रेनिंग पे लग रहा था, अब 2% है। इसमें भी आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो गई है, कम हो गया ट्रेनिंग टाइम। फिर फाइनेंशियल में कहता है टू इंक्रीज स्पेंड पर कस्टमर। अब स्पेंड पर कस्टमर यहाँ कैलकुलेट करना पड़ सकता है आपको। वो कैसे फाइंड करेंगे, टोटल रेवेन्यू आपका जो है ना वो 1,10,000 है और टोटल कस्टमर आपका था 11,600।
तो 1,10,000 को 11,600 पे ये जो दिया है उसने डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पर कस्टमर ऑन एवरेज कितने पैसे स्पेंड किए। इसी तरह 1,32,000 को 12,000 पे डिवाइड कर देंगे तो इससे पता चल जाएगा कि 2009 में कस्टमर स्पेंड पर कस्टमर कितनी स्पेंडिंग हुई है। आप चाहते हैं कि जो आपके पास कस्टमर आए वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदारी करे, तो वो एक फ़ायदेमंद चीज़ होती है। तो वो आप देख लेंगे, उसमें भी आप कैलकुलेशन कर लेंगे। और फाइनल उसका टू इंक्रीज़ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर लें। 20 वो आपको फार्मूला पता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ये तो बन गया ऑलमोस्ट 20%, और ये जो है ना ये 20% से कम है या थोड़ा ज़्यादा, बहरहाल वो कैलकुलेट कर लेंगे आप। तो इसमें ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन आप देख लेंगे कि इंक्रीज़ हुआ है या नहीं हुआ। तो इससे आप सारी कैलकुलेशन करके तो कमेंट्स कर देंगे कि किस पर्सपेक्टिव में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और किस में ख़राब होगी। और फाइनल जो इसमें टॉपिक है वो है बेंचमार्किंग। ये भी परफॉर्मेंस मेजरमेंट की एक टेक्निक है। इसमें ये होता है कि आप एक टारगेट सेट कर लेते हैं, परफॉर्मेंस का एक टारगेट सेट कर लेते हैं और आप उस टारगेट को ही बेंचमार्क कहते हैं। फिर उस टारगेट को आप अचीव करने की कोशिश करेंगे। अगर अचीव हो जाए इट मीन्स कि आपका बेंचमार्किंग टेक्निक के अकॉर्डिंग आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। अच्छा, बेंचमार्किंग की वो आगे डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ते हैं, लेकिन बेंचमार्किंग ये नहीं होता कि आप सिंपल सा कोई भी ऐसे ही बेंचमार्क सेट कर दें। बेंचमार्किंग में आप हमेशा अपने से किसी बेहतर ऑर्गेनाइजेशन को बेंचमार्क बनाएंगे कि अगर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आपसे अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आप उस जैसा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे। तो आप उसको बेंचमार्क बना लेते हैं कि हमने इस साल इस ऑर्गेनाइजेशन की तरह हमने भी अच्छा परफॉर्म करना है। जैसे एक स्टूडेंट है वो दूसरे अच्छे ग्रेड लेने वाले स्टूडेंट को बेंचमार्क बना लेता है और वो ये कहता है कि अगर फ़लाँ स्टूडेंट 70% मार्क्स ले सकता है या 80% ले सकता है तो मैं भी उतने लेने की कोशिश करूँगा। बेंचमार्क ये नहीं होगा कि आप बस बेंचमार्क बना लें, भाई मैंने 50 मार्क्स लेने और पेपर पास करना है। बेंचमार्क ये होगा कि जो बेस्ट परफॉर्मेंस किसी ने दी है किसी भी एग्ज़ाम में वो परफॉर्मेंस आपने देनी है, आपने उस परफॉर्मेंस लेवल को अचीव करना है। तो ये बेंचमार्क है। तो इसमें वो बता दिया कि बेंचमार्क इज़ एस्टेब्लिशमेंट थ्रू डेटा गैदरिंग ऑफ टारगेट्स एंड कंपेरेटर्स। सारी बात है, दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे। दैट परमिट रिलेटिव लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड पर्टिकुलर एरियाज ऑफ अंडर परफॉर्मेंस टू बी आइडेंटिफाइड। इसमें आपको पता चल जाएगा कि किस सेक्शन में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है और किस में आपकी परफॉर्मेंस बुरी है। द एडॉप्शन इज़ आइडेंटिफाइड बेस्ट प्रैक्टिस। बेस्ट प्रैक्टिस की बात उसने कर दी है ना, कि जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनमें बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है और उसकी क्या परफॉर्मेंस है, यानी उसका रेवेन्यू कितने परसेंट, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी कितने परसेंट है, उसकी कॉस्ट का क्या हिसाब है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, वहाँ पे स्टाफ की वेजेस क्या चल रही हैं। ये सारी चीज़ें हम उस ऑर्गेनाइजेशन को बेंचमार्क बना के अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उस लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे। इट देयरफॉर रिक्वायर्स ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई व्हाट दे डू एंड व्हाई दे डू इट। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं और वो क्यों कर रहे हैं। हैव नॉलेज ऑफ व्हाट द इंडस्ट्री डज। कंपेटिटर जो आपकी इंडस्ट्री में बाकी फर्म्स हैं वो क्या कर रही हैं, इन अ पर्टिकुलर व्हाट कंपेटिटर्स डू। स्पेशली वो कहता है कि जो आपके क्लोज कंपेटिटर हैं वो क्या कर रहे हैं, यानी अपनी आपने आइडेंटिफाई करनी है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और आपका जो कंपेटिटर है वो वही काम किस तरीके से और कैसे कर रहा है। और बी फुली कमिटेड टू अचीविंग बेस्ट प्रैक्टिस। ऑर्गेनाइजेशन वो जो किसी भी इंडस्ट्री में सेक्टर में सबसे बेस्ट है उस तक आपने पहुंचना है। यानी अगर एक कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करके और मार्केट लीडर बन गई है तो आप भी बन सकते हैं। एनी एक्टिविटी कैन बी बेंचमार्क्ड एंड एन ऑर्गेनाइजेशन शुड फोकस ऑन दोज दैट आर सेंट्रल टू बिजनेस स्ट्रेटजी। मतलब असल में बेंचमार्किंग टेक्निक वहाँ यूज़ होगी उस स्ट्रेटजी में जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी कोर है। जैसे आपका रेवेन्यू है तो रेवेन्यू को बेंचमार्क बना लेंगे, डेफिनेटली रेवेन्यू एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कोर बिजनेस स्ट्रेटजी में। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बेंचमार्क इन चीज़ों को बनाया जाता है जो बिजनेस स्ट्रेटजी के लिए सेंट्रल फोकस पॉइंट की हैसियत रखती है और वेयर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इज़ रिक्वायर्ड विदाउट इंक्रीजिंग रिसोर्सेज। यानी इंप्रूवमेंट की जहाँ ज़रूरत, जो ऑलरेडी
जिस सेक्शन में बेहतरी चल रही है तो उसको तो इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। और कोई ऐसा सेक्शन जो कोई ऐसा बिज़नेस का डिपार्टमेंट जो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, लेकिन उस डिपार्टमेंट में परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उसको भी हम शुरू में फोकस नहीं करते या बेंचमार्क नहीं बनाते। और वेयर स्टाफ आर कमिटेड एंड ईगर फॉर इम्प्रूवमेंट। अब अगर आप स्टाफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो स्टाफ की अपनी भी इक्विपमेंट होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए कि वो भी ख़ुद को इम्प्रूव करना चाहे। अगर वो खुद ही नहीं इम्प्रूव होना चाहेगा तो आप जो मर्ज़ी कर लें, स्टाफ में इम्प्रूवमेंट नहीं आती। The basic idea of benchmarking is that performance should be assessed through a comparison of the organization's own product or service, performance and practices with best practice। यानी हमारी प्रोडक्ट, सर्विस, परफॉर्मेंस और हमारे काम करने के जो तरीक़ाकार हैं उनको इंडस्ट्री में जो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस चल रही है उसके साथ कंपेयर करें और अपने आप को उस बेस्ट प्रैक्टिस तक ले जाने की कोशिश करें। The reason for benchmarking may be summarized to receive an alarm call about the need for change। इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत पीछे है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या चेंज की ज़रूरत है। लर्निंग फ्रॉम अदर, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि जब किसी दूसरे को आप बेंचमार्क बनाएंगे, ज़ाहिर बात है अपने से नीचे वाले को बेंचमार्क तो नहीं बनाएंगे, जो आपसे परफॉर्मेंस में बेहतर होगा उसी को बेंचमार्क बनाएंगे। तो जब ऐसे बंदे को या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को आप बेंचमार्क बनाएंगे तो आप उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। यानी आप किसी को अपने से ऊपर समझेंगे तो किसी को कुछ सीखेंगे। अगर आप खुद कोई सबसे बड़ा टाइकून समझते हैं, बिजनेस टाइकून या बड़ा अक्लमंद समझते हैं, तो फिर आपने किसी से क्या सीखना है। तो बेंचमार्क आप बनाते ही तभी हैं किसी को जब दूसरे को आप अपने से बेहतर समझेंगे और उसको कोई वेटेज देंगे तो आप उससे कुछ सीख सकेंगे। और गेनिंग अ कम्पेटिटिव एज इन प्राइवेट सेक्टर, वो कहता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये होती है प्राइवेट सेक्टर में ग्रो करने के लिए कि आपको कंपेटिटर पे कोई एज हो, यानी आपकी कोई ना कोई चीज़ आपके पास ऐसी यूनिक हो जो कंपेटिटर के पास नहीं है। ये कंपेटिटिव एज कहलाता है। और पब्लिक सेक्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है सर्विस को इम्प्रूव करना। यानी आप एक पाकिस्तान में स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के, वो बेंचमार्क बना लेते हैं यूके के गवर्नमेंट स्कूल्स को और देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये इससे पाकिस्तान के स्कूल की भी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होने के चांसेस हैं अगर करना चाहें। अब टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ बेंचमार्किंग, एक इंटरनल बेंचमार्किंग होती है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में 6 डिपार्टमेंट्स हैं और उनमें से कुछ डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको बेंचमार्क बना लिया जाएगा। कोई ब्रांच अच्छा परफॉर्म कर रही है, कोई डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई सेल्स डिवीज़न अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो बाकी सेल्स डिवीज़न के लिए वो बेंचमार्क बन जाएगा। इसको कहते हैं इंटरनल बेंचमार्किंग। लेकिन इंटरनल बेंचमार्किंग तभी होती है जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो और वो सब डिवीज़न में डिवाइडेड हो, उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस हों, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हों। अगर आपका छोटा सा ऑफिस है और एक ही ऑफिस है और उसमें कोई डिपार्टमेंटेशन भी नहीं है, तो फिर आपकी इंटरनल बेंचमार्किंग नहीं हो सकती, क्योंकि आप बेंचमार्क किसको बनाएंगे, आपका है ही एक ऑफिस। तो इसमें पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाती हैं और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाती हैं, तो उसमें हम इंटरनल बेंचमार्क बना सकते हैं। दूसरी कॉम्पेटिटिव बेंचमार्किंग है कि आप अपने कॉम्पेटिटर्स में जो सबसे बेस्ट परफॉर्मर है उसको आप अपना बेंचमार्क बना लेंगे और उसके साथ अपनी परफॉर्मेंस को और अपने डाटा को, इन्फॉर्मेशन को कंपेयर करेंगे और ख़ुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप कहते हैं भाई आपने एक फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट बना लिया और आपने अपना कॉम्पेटिटर जो भी लोकल कोई और फास्ट फूड रेस्टोरेंट है उसको बना लेंगे और आप देखेंगे कि वो अपने कस्टमर को जब ऑर्डर दे देता है तो कितनी देर में मील सर्व करता है और आप कितनी देर में करते हैं। तो फिर इस टाइम को आपने रिड्यूस कर, अगर वो कम टाइम दे रहा है और आप ज़्यादा लगा रहे हैं टाइम, तो आपने इस टाइम को रिड्यूस करना है। तो ये कॉम्पेटिटिव बेंचमार्किंग है। फिर एक फंक्शनल बेंचमार्किंग होती है, ये बेसिकली इंटरनल बेंचमार्किंग की ही टाइप है। फंक्शनल बेंचमार्किंग, इंटरनल बेंचमार्किंग में बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि आपकी जो, जैसे इंटरनल बेंचमार्किंग और फंक्शनल बेंचमार्किंग में थोड़ा सा फ़र्क इस लिहाज से है
कि इंटरनल बेंचमार्किंग ये होती है कि आपके एक कराची ब्रांच है, एक लाहौर ब्रांच है, एक इस्लामाबाद ब्रांच है, तो इनमें अगर कराची ब्रांच सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है तो कराची ब्रांच को बेंचमार्क बना लेंगे, उस डिवीज़न को बेंचमार्क बना लेंगे। लेकिन डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं, ये ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है। लेकिन फंक्शनल की जो मेन चीज़ है वो ये है कि एक सेल्स का फंक्शन है, एक फाइनेंस फंक्शन है, यानी बिज़नेस के डिपार्टमेंट्स, एक डिस्पैच फंक्शन है, एक ऑर्डर हैंडलिंग फंक्शन है। तो इनमें से जो सबसे फास्ट वर्कर है, वर्क करने वाला फंक्शन है, उसको बेंचमार्क बना लिया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल दी है, अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट ऑपरेटर माइट कंपेयर इट्स बाइंग फंक्शन विद अ बाइंग इन अ सुपरमार्केट चेन। यानी बाज़ औक़ात किसी डिफरेंट फंक्शन को भी आप बेंचमार्क बना लेते हैं, उससे भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को डेफिनेटली मिलेगा। ऑल्दो उसके ऑपरेशंस मुख्तलिफ हैं, फिर भी आपको कुछ ना कुछ उससे सीखने को मिल जाता है। और एक स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग होती है, इज़ अ फॉर्म ऑफ कंपेटिटिव बेंचमार्किंग। ये इसकी कंपेटिटिव बेंचमार्किंग की एक एग्जांपल है। aimed at reaching decision for strategic action and organizational change. Companies in the same industry might agree to join a collaborative benchmarking process managed by an independent third party such as a trade organization. With this type of benchmarking, each company in the scheme submit data about their performance to the scheme organizer. The organizer calculate average performance figure for the industry as a whole. अब हो क्या रहा है इसमें स्ट्रेटजिक बेंचमार्किंग में कि जैसे आप मेडिसिन कंपनीज़ की एग्जांपल लो, जो मेडिकल इंडस्ट्री है, मेडिसिन इंडस्ट्री है, तो उसमें 10 फर्म्स हैं। 10 फर्म्स आपस में एक दूसरे से एग्री करती हैं कि हम सारे अपना डाटा शेयर करेंगे। तो वो एक थर्ड पार्टी जो कि इंडिपेंडेंट होती है उसके साथ अपना परफॉर्मेंस से रिलेटेड डाटा शेयर करते हैं, और वो जो थर्ड पार्टी है वो उनके डाटा को यूज़ करके ओवरऑल 10 कंपनीज़ की, 10 फैक्ट्रीज़ की जो एवरेज परफॉर्मेंस है वो कैलकुलेट कर लेता है। फिर हर कंपनी, जो 10 कंपनीज़ में से हर कंपनी उस एवरेज के साथ अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करती है। इसको कहते हैं इंडस्ट्री एवरेज। तो आप अपनी परफॉर्मेंस को इंडस्ट्री एवरेज परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं और फिर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो जो एक इंडस्ट्री में फर्म्स हैं वो एग्री हों इस डाटा शेयरिंग के ऊपर। डेफिनेटली वो जो इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी होगी वो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का डाटा दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के सामने लीक आउट नहीं करेगी। फ्रॉड इस तरह का नहीं होता, और होना नहीं चाहिए, हो भी सकता, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये डाउट होता है कि आपकी अपनी जो सीक्रेट डाटा है या कॉन्फिडेंशियल डाटा है वो लीक आउट हो सकता है। बेंचमार्किंग का एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले तो आप प्लान करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का, करना क्या चाहते हैं, एनालिसिस करते हैं उस प्लान को अचीव करने के क्या मुख्तलिफ वेज़ हैं। फिर उनमें से कोई एक वे चूज़ करके एक्शन लेते हैं, यानी काम करते हैं, और फिर रिव्यू करते हैं उसको। तो प्लानिंग वो सारी है, फिर उसने इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया, वो आप यहाँ से रीड करेंगे तो ये आपको चीज़ समझ आ जाएगी। तो ये चैप्टर भी एंड हो गया। जो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, बैलेंस स्कोर कार्ड और बेंचमार्किंग, इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, या जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं 2, उनमें से किसी क्वेश्चन में इससे रिलेटेड पार्ट आ जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से। तो ये तो डेफिनेटली बुक्स अपडेट होती रहती हैं, तो किसी में इस बुक में ये अगर 16th चैप्टर है तो किसी और में 15th होगा या 17th होगा। तो ये इस तरह बुक्स में आगे पीछे टॉपिक्स होते रहते हैं, लेकिन टॉपिक हैं वही, सिलेबस में कोई मेजर चेंज नहीं है। तो ये 2017 वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन में थोड़ी बहुत चेंजिंग तो है। तो आपने टॉपिक को देखना है, वो जहाँ भी है आप इस टॉपिक को उससे रिलेट करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं।